Hello, all of you. Good evening and good afternoon to all. Namaste. कैसे हैं आप सब? I hope everyone is doing well. So today's let's start. We are chapter to class 12th political science. So chapter is राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियाँ. That is chapter is 12th class political science. बुक 2 स्वतंत्र भारत में राजनीति. प्लीज़ चेक आउट द बुक एंड कंप्लीट दिस चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, आज हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. तो हमारे चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियाँ. राष्ट्रीय निर्माण की चुनौती, जैसे कि आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर 200 सालों तक राज किया और फिर कितनी मेहनतों के बाद, कितनी मुशक्क़तों के बाद हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली. तो आपको तो ये सब पता ही है. तो फिर आज हम इस चैप्टर में आज़ादी के बाद की जो हमारे सामने, यानी कि जो देश के सामने चुनौतियाँ आई थी, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, जो उस दौर की महत्वपूर्ण चुनौतियाँ थी. तो सो लेट्स स्टार्ट. इन दिस चैप्टर ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनका हम अध्ययन आज इस चैप्टर में करेंगे. सो 1947 के बाद पहले दशक में राष्ट्रीय निर्माण की किन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटा गया. कि जो हमारा 1947 का जो दशक था, किस प्रकार से हम उन चुनौतियों से क्या निपटे और सफल रहे उन चुनौतियों से निपटने में. तो किस तरह से हमने उन चुनौतियों का सामना किया, वो इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे. फिर उसके बाद बंटवारे के कारण धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर आई आज, कि हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष है. जब हमारे भारत को आज़ादी मिली तो हमारे भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया, जैसा कि आपको पता है. तो हमारा जो राष्ट्र है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष है. लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, भारत एक अलग देश बन गया. और भारत को कैसा देश बनाया गया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र. धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, यानी कि इस शब्द का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, या फिर किसी भी समुदाय अथवा वर्ग से हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा. जिस तरह से एक साधारण आदमी को, एक साधारण व्यक्ति को सारे अधिकार सौंपे जाते हैं, वैसे ही उस नागरिक को भी नागरिक समझा जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्ध हो. उसे सारे अधिकार दिए जाएंगे और वो सरकार की नज़र या फिर कहें कानून की नज़र में वो उसे क्या समझा जाएगा, समान समझा जाएगा. तो आपको समझ में आ गया होगा. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे देशी रियासतों का मसला. देशी रियासतें, देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, हमारा भारत जब अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, तो अंग्रेज़ों ने हमारे भारत को क्या कर रखा था, अपनी सुविधा के अनुसार रियासतों में बांट रखा था. तो देखिए, एक तो था हमारा भारत 2 हिस्सों में बटा हुआ था उस समय. पहला ब्रिटिश इंडिया में और दूसरा रियासतों में. देखो, जो ब्रिटिश इंडिया था ना, देखिए मैं अच्छे से समझाती हूँ इस टॉपिक को आपको. हम इसके लिए एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं पहले तो. सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा भारत, थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं बनी है, प्लीज़ आप अपने हिसाब से कंफर्ट कर लीजिएगा. तो मान लीजिए ये हमारा भारत है. तो हमारा जो भारत है ना, वो 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, एक तो ब्रिटिश इंडिया और दूसरा रियासतों में. जो ब्रिटिश इंडिया था उस पर अंग्रेज़ों का क्या था, सीधा सीधा नियंत्रण था. पर जो रियासतें उन पर अंग्रेज किसकी मदद से राज करते थे,
राजाओं की मदद से क्या करते थे, वहाँ पर शासन करते थे। तो हो गया ना, हमारा भारत 2 भागों में विभाजित था। कौन कौन से, एक तो ब्रिटिश इंडिया में और दूसरा रियासतों में। तो उस समय हमारे भारत में कितनी रियासतें कायम थी? उस समय हमारे भारत में कितनी रियासतें थी? कुल 565 रियासतें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है 1 नंबर में कि आज़ादी से पहले हमारा भारत कितनी रियासतों में बटा हुआ था? तो 565। हमारे छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसी में ही काफ़ी सारी रियासतें कायम थी। तो आप देख लीजिए उन रियासतों के विलय में भी हमें क्या मतलब कि देखनी पड़ी, चुनौतियों का सामना करना पड़ा उन रियासतों के विलय में भी। अब स्टूडेंट्स, जब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 565 उस समय हमारे भारत में क्या थी, रियासतें थी। तो रियासतों का विलय बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा था। क्यों? जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने रियासतों के राजाओं से कहा, या तो अपनी आप रियासत को आज़ाद छोड़ दो, या फिर इसे हिंदू या फिर मुसलमान यानी कि पाकिस्तान के साथ, भारत या पाकिस्तान के साथ मिला लीजिए, या फिर आप अपनी रियासत को स्वतंत्र रखकर इसको अलग देश भी घोषित कर सकते हैं। अगर उस समय हमारा भारत ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता तो आज का जो हमारा भारत है वो भारत कहलाने के लायक ही नहीं होता। हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देश के विभिन्न लोगों की विभिन्न भाषाएं, लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए देश की अंदरूनी सीमा रेखाएं फिर से तय करना। अब देखो भाषा के आधार पर ही क्या किया गया, जो हमारे राज्य थी उनकी सीमाओं का निर्धारण किया गया, यानी कि कौन सा राज्य कितने क्षेत्र मतलब कि कितने जगह में मतलब उसका स्थान होगा, और ये भाषाओं के आधार पर किया गया। तो आंध्र प्रदेश का जब गठन हुआ तो फिर उससे भी एक अलग राज्य बनाया गया था, तेलंगाना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे हमें ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। यानी कि इस पॉइंट के कहने का अर्थ यही है कि भाषा के आधार पर राज्यों की सीमा रेखा का दोबारा से क्या किया गया, निर्धारण किया गया। समझ में आया आपको? चलो तो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। सबसे पहले 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को क्या हुआ कि हमारे जो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने मध्य रात्रि को भाषण दिया था और उस भाषण का क्या नाम था? भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित। प्रतिष्ठित नहीं है स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप यहाँ पर चेक करना। यहाँ पर प्रतिष्ठित है, प्रतीक्षित है। असली वर्ड यानी कि जो राइट वर्ड है वो है प्रतीक्षित। भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, और इसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भाषण का नाम है, उन्होंने ये भाषण दिया था। देखो देश के आज़ाद होने पर ही 2 बातों पर सहमति बन गई। कौन कौन सी बातें थी? पहली, आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार द्वारा किया जाएगा। देखिए ना राजधर्म होगा ना ही तानाशाही होगी। किसके द्वारा चलाया जाएगा? लोकतांत्रिक सरकार होगी। यानी लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन, लोगों के लिए और लोगों के ही ऊपर और लोगों के द्वारा ही किया जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार इसीलिए हमारा क्या है, आज़ादी के बाद देश का शासन चलाएगी। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि हम अपने राष्ट्र को क्या करेंगे? लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित करेंगे। और दूसरी सहमति क्या थी? सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। ठीक है, चाहे वो कोई से भी वर्ग से संबंधित हो, जो भी नागरिक होगा उसके अधिकारों के लिए सरकार क्या करेगी? काम करेगी, ताकि उसका हित हो, यानी सबके हित में ही वो काम करेगी। नेक्स्ट, देश की आज़ादी के उपरांत आने वाली कठिन परिस्थितियाँ क्या क्या थीं? यानी कि हमारे देश की आज़ादी तो हो गई, 1947 को हमें आज़ादी मिल गई, हमारे राष्ट्र को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया, लेकिन काम सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं रह गया, यहीं तक ख़त्म नहीं हो गया। अब आज़ादी के बाद भी हमें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वो परिस्थितियाँ क्या थी? पहला, विभाजन को झेलना पड़ा। देखिए जब हमारा राष्ट्र एक था,
यानी कि 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे। पाकिस्तान हमारे ही देश का एक भाग था और फिर आज़ादी के बाद उसे अलग राष्ट्र घोषित कर दिया गया और भारत को अलग राष्ट्र घोषित कर दिया गया। और आज़ादी से पहले जहाँ जो लोग भाई भाइयों की तरह रहते थे, आज उन्हें एक अलग राष्ट्र में जाना पड़ा, यानी कि वो दूसरे देश के हो गए। जहाँ तक पहले हम एक घर में रहते थे, अब वो अलग अलग घर में रहेंगे। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अपने घर को छोड़कर लोगों को दूसरे घर जाना पड़ा, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। विभाजन हुआ हमारे देश का, और विभाजन में काफ़ी दिक्कतें भी आईं। सबसे पहला, लोगों के साथ कितनी ज़्यादा मार काट हुई और महिलाओं बच्चों को कितना कुछ सहना पड़ा। महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी समस्या हुई और बच्चों को भी काफ़ी चोटें आई और लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। अब ये जो विभाजन का दर्द था वो भी बहुत ज़्यादा दुखदाई था। क्यों था? क्योंकि लोगों को अब पाकिस्तान जाकर, और पाकिस्तान से आए लोग और हिंदुस्तान से जो लोग गए, वहाँ पर उन्हें जो अपना जीवन था वो ज़ीरो से स्टार्ट करना था। सब कुछ लोगों ने जो वो ले सकते थे अपना सामान बांध लिया था जाने के लिए, परंतु ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक बार में वो सब कुछ समेट लें। तो इसीलिए जो कुछ था सब कुछ में से उन्हें कुछ तो छोड़ना पड़ा और सिर्फ वो 20% ही अपने साथ ले जा पाए, जो भी उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी में कमाया था। तो इसलिए उन्हें सब छोड़ के जाना पड़ा जब विभाजन हुआ। और जहाँ अब उन्हें नई जगह जाना था, वहाँ पर अब उन्हें ज़ीरो से ही सब कुछ क्या करना था, शुरुआत करनी थी। तो ये विभाजन का दर्द हमने झेला। और दूसरी परिस्थिति क्या थी? अभूतपूर्व हिंसा। जैसा कि मैंने बताया आपको, विभाजन हुआ, हिंसा हुई, मार काट, झगड़े, हिंदू मुस्लिम में फूट पड़ी और विस्थापन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। विस्थापन का शाब्दिक अर्थ ये है कि एक जगह से दूसरी जगह लोगों का पलायन करना यानी जाना। सीधी सी बात है। एक तो मार काट, दुश्मनी, लोगों में व्याप्त गुस्सा, रोष, और इस जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान लोग जा रहे थे, वहाँ हिंदुस्तान से आए लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा कटुतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा था। ऐसे ही जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे, वहाँ हिंदुस्तान में भी उन लोगों के साथ कटुतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा था। लेकिन भारतीय सरकार चाहती थी कि जो लोग आए उनका अच्छे से पालना की जाए, उनका अच्छे से पालन पोषण हो, उनके रहने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जो भी वो कुछ छोड़कर आया उन्हें अब वो नहीं मिल सकता। उन्हें मतलब कि सब कुछ कमाना पड़ेगा दोबारा। और चौथी, चुनौतियाँ क्या क्या थी हमारे सामने? हमारे सामने 3 प्रमुख चुनौतियाँ थी जो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहली चुनौती ये है, एकता के सूत्र में बंधे रहना। एकता का सूत्र जिसमें भारत की सभी विविधताओं को जगह मिले। जैसे बोली अलग अलग, संस्कृति अलग अलग, धर्म अनेक, कैसे अखंड रहेगा भारत। अब देखिए, पहली चुनौती तो यही थी कि हम एकता कैसे कायम करें। एक बात समझिए, हिंदुस्तान से पाकिस्तान तो अलग हो गया, लेकिन अब भी 12% जो मुसलमान थे वो हिंदुस्तान में ही रुक गए थे, क्योंकि भारत में गांधी जी के कहने पर ये घोषणा की गई थी, जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो जाएं, लेकिन जो लोग हिंदुस्तान में रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं अपनी मर्जी से। इसीलिए 12% अब भी यहाँ पर मुसलमान थे, जो अब यहाँ पर अल्पसंख्यक बनकर रह गए हैं। ऐसे ही बुद्ध थे और ईसाई लोग थे और हिंदू, मतलब कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं का देश भी है। तो यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक हैं और ये जो मुसलमान हैं वो अब अल्पसंख्यक बनकर रह गए हैं। तो इसीलिए बोली भी अलग अलग है, संस्कृति भी अलग अलग है, धर्म भी अनेक हैं यहाँ पर लोगों के। तो फिर ऐसी परिस्थिति में कैसे रहेगा हमारा अखंड भारत?
कैसे यहाँ पर भाईचारा बढ़ेगा, कैसे यहाँ पर लोगों में एकता लाई जाएगी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी भारत सरकार के सामने। तो समझ में आ ही गया होगा आपको। और दूसरी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र को कायम करना। लोकतंत्र को अब कायम कैसे किया जाए, जहां एक तरफ भारत 1947 से पहले गुलामियत की परिस्थिति में जी रहा था। उसे सिर्फ यहाँ की जो लोग थे उन्हें सिर्फ गुलाम बना के रखा गया, उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ। तो अब कैसे वो राज करेंगे, लोगों का शासन यहाँ पर कैसे आएगा, लोकतंत्र कैसे कायम हो पाएगा, ये भी सबसे बड़ी चुनौती थी। तो देखिए, संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई, हर नागरिक को मताधिकार, संसदीय शासन आधारित प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र। लेकिन क्या लोकतांत्रिक संविधान काफ़ी? देखिए, संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी तो दी गई, हर नागरिक को मताधिकार, ये भी आपको पता ही है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, और संसदीय शासन आधारित प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र, यानी कि हमारी जो भारत है उसमें संसदीय शासन प्रणाली लागू होगी। संसदीय शासन प्रणाली का क्या अर्थ होता है, ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो सारी शक्ति होगी वो प्रधानमंत्री के पास होगी और राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र की क्या होगी, कार्यपालिका होगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा संसदीय शासन प्रणाली, जैसे कि मैंने बताया आपको। फिर यहाँ हमने संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान तो कर दिया, पर इन मौलिक अधिकारों का प्रावधान करने भर से सिर्फ हमें हमारी जो दिक्कतें हैं उनका समाधान नहीं मिल जाता, उनको लागू कैसे किया जाए, लोगों में ये कानून मनवाए कैसे जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। और फिर हर नागरिक को मताधिकार तो दे दिया, यहाँ पर जो लोग थे भारत में वो निरक्षर थे, यहाँ पर लोगों को अधिकार तो दे दिए गए, मताधिकार का अधिकार दे दिया गया, लेकिन यहाँ लोगों से कानूनों को कैसे कानूनों को कैसे उनसे फॉलो करवाया जाए, कैसे व्यवहार में उतारा जाए लोगों के द्वारा, ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन क्या लोकतांत्रिक संविधान काफ़ी? हमने लोकतांत्रिक संविधान तो बना दिया, लेकिन सिर्फ वही काफ़ी है? नहीं, वो काफ़ी नहीं है। जब तक हम किसी भी कानून को व्यवहार में ना उतारे, उस कानून का बनाया जाना बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होता है। संविधान में मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव को कैसे चलन में लाएं? देखिए, वही बात आ गई है, संविधान में जो हमने कानून बना दिए हैं, अब उन्हें व्यवहार में कैसे उतारा जाए, ये हमारे सामने चुनौती थी। तीसरी चुनौती देखिए, तो हमने अभी तक 2 चुनौतियाँ पढ़ी, पहली एकता के सूत्र में बंधे रहना और दूसरा लोकतंत्र को कायम करना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने आपको बताया। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको फिर उस टॉपिक की अलग से वीडियो बनाकर दूँगी। जी, मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक की भी एक अलग से वीडियो बनाकर दे सकती हूँ। तीसरी चुनौती, ऐसा विकास जिससे समूचे समाज का भला हो। देखिए, अब हमें विकास का ऐसा मॉडल अपनाना है जिससे कि पूरे समाज, समूचे का अर्थ होता है पूरा, है ना, संपूर्ण जिसे कहते हैं, संपूर्ण समाज का भला हो। संपूर्ण समाज का भला हो, हमें ऐसे क्या हैं, ऐसे कानून लाने हैं, ऐसे कायदे लाने हैं। तो वही है, संविधान में सबके लिए समानता, कैसे होगा अब विकास, तो उसके लिए क्या क्या किया गया, संविधान में सबके लिए समानता, यानी कि कानून की नज़र में हर कोई अब क्या होगा, समान होगा। वंचित तबकों और अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा। जो वंचित तबके हैं, वंचित तबके यानी कि आदिवासी समुदाय, दलित लोग और जो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान की गई और संविधान में उन्हें 27% सत्ता में क्या है, आरक्षण भी दिया गया। लोक कल्याण के लिए नीति निर्देशक तत्व, और जिससे लोगों का कल्याण हो सके ऐसे नीति निर्देशक तत्व भी बनाए गए। आई होप कि आपको समझ में आया हो। और फिर चौथा, आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीति। अब देखिए, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उस समय जो हमारी अर्थव्यवस्था थी सिर्फ वो 1 से 2% रह गई थी। किसी समय पर हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब वो सिर्फ चिड़िया रह गई है और सोना बिल्कुल चला ही गया है। अर्थव्यवस्था एकदम क्या हो गई है, मिट्टी में मिल चुकी है।
इसलिए हम उस अर्थव्यवस्था को कैसे उभारें। और लोगों में क्या थी, बहुत ज़्यादा गरीबी व्याप्त थी। अंग्रेज़ों ने हमसे इतना ज़्यादा कर की जो मांग की थी, उसकी वजह से भी लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया था। काफ़ी हमें चुनौतियों का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। और लोगों में क्या थी, गरीबी बहुत ज़्यादा व्याप्त थी। और वही है, आर्थिक विकास को हमें करना है, ज़्यादा करना है। गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियाँ अपनानी हैं। तो ये कैसे होगा सब, ये हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण, ये भाषण है, ठीक है। भाषण किस नाम से जाना गया? तो किस नाम से जाना गया था बच्चों? मैंने आपको बताया था, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित, प्रतिष्ठित नहीं है, प्रतीक्षित है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, प्रतीक्षित भेंट, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। देखिए इस शब्द का मतलब क्या है, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, कि जो हमें आज़ादी मिल गई है, जो ये नववधू है, हमारे जो भाग्य को लाने वाली है, उससे हमारी अब प्रत्यक्ष रूप में भेंट होने जा रही है, यानी कि हम उससे मिलने जा रहे हैं। समझ में आ ही गया होगा आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन है, आज़ादी के तुरंत बाद किन चुनौतियों का सामना हिंदुस्तान को करना पड़ा? इसका हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। तो कौन कौन सी चुनौतियां थी हमारे सामने? पहली, लोकतंत्र को कायम करना। दूसरी, भारत की अखंडता को बनाए रखना। तीसरी, समूचे समाज का विकास करना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को ये ज़रूर समझ में आया होगा। तो अभी के लिए तो इतना ही इस वीडियो में। अगर मैंने ज़्यादा पढ़ाया तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। और आगे जो आने वाले टॉपिक है, मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। थैंक यू सो मच टू ऑल। धन्यवाद।